ॐ ब्रह्मदक्षश्वी देवेशे भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशिवेशे चरकप्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरकी प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए आज की अपनी सतत संहिता अध्ययन की कक्षा स्टार्ट करेंगे। जैसा कि अपनी पुरानी कक्षाओं में हमने चरक संहिता का एक तो सुपरफिशियली गो थ्रू करा था, उसकी इंडेक्स देखी थी। उसके बाद जो है हमने स्रोतस विचार इस तरीके का टॉपिक लिया है जिसमें कि हम स्रोतसों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने बेसिक चीज़ें देख ली हैं कि स्रोतस होता क्या है। स्रोतसों का मतलब कैपिलरीज नहीं है, स्रोतसों का मतलब चैनल्स नहीं है। ये सारे जो हमारे डाउट रहते हैं वो हम अपनी पुरानी क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद जो है हमने रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस और मांस वह स्रोतस इसके बारे में पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे मेद वह स्रोतस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मेद वह स्रोतस के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे मेद वह स्रोतस का मूल क्या क्या होते हैं। तो मेद वह स्रोतस का जो अब हम मूल देखते हैं वो हम देखते हैं चरक विमान 5वें अध्याय में। तो चरक विमान का 5वां अध्याय निकालिएगा, उसमें देखिएगा मेद वह स्रोतस के जो मूल बताए गए हैं। तो मेद वह स्रोतस का जो मूल है वो है मेदो वहानाम स्रोतसाम वृक्कौ मूलम वपा वहनम चौ, यानी कि जो मेद वह स्रोतस होता है उसका जो मूल बताया गया है। मूल यानी कि क्या, जब आप मूल शब्द की टीका देखते हैं तो मूल का मतलब है उसका प्रभाव स्थान, यानी कि क्या, अगर मेद वह स्रोतस की दृष्टि होगी तो उसके जो मूल हैं, उसके जो मूल बताए गए हैं वहाँ पे भी क्या देखा जाएगा, उसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मूलम यानी कि क्या, उसका प्रभाव स्थान। तो जैसे कि मेद वह स्रोतस का मूल जो है वो वृक्क और वपावहन कहे गए हैं। वृक्क से तो हम सभी को पता ही है कि हम किडनी लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब अगर आप सुश्रुत पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि वृक्क जो है वो हमारे रक्त और मेद के प्रसाद भाग से बनता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें भी हमें वहाँ देखने को मिलती है कि वृक्क से हमें किडनी ना लेकर के, किडनी तो बस हमें एक इन जनरल बोल देते हैं कि हाँ कि वृक्क मतलब कि किडनी, लेकिन वृक्क से आपको ये भी देखना होगा कि सुश्रुत ने जो बोला है कि रक्त और मेद के प्रसाद भाग से। ठीक है, यानी कि आप ये सोचिए कि अगर आपका रक्त अच्छा नहीं बन रहा है या आपकी मेद धातु अच्छी नहीं बन रही है तो भी आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्यों हो सकती हैं, क्योंकि वृक्क होता है किडनी और वृक्क जो होता है वो बने हुए होते हैं रक्त और मेद के प्रसाद भाग से। प्रसाद यानी कि क्या, उसके सार भाग से बने होते हैं। अब आप ये देखिए, जब हमने पहले की क्लासों में ये स्रोतस क्या है इनको पढ़ने से पहले हमने आहार पाक की क्रिया पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि हम जो भी खाना खाते हैं उसके ऊपर अग्नि की क्रिया होती है और उसके दो भाग बनते हैं, एक बनता है प्रसाद भाग और दूसरा बनता है किट्ट भाग। ठीक है, प्रसाद भाग से क्या होता है, हमारी ये रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा ये जो धातुएं हैं इनका पोषण होता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर पाचन अच्छा होगा तो रस रक्त मांस मेद ये धातुएं भी जो हैं वो अच्छी बनेगी। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि अगर आपके पास कोई किडनी की प्रॉब्लम लेकर के पेशेंट आ रहा है और आपने भी उसको क्या करा, बिना डायग्नोस करे हुए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, बिना उसकी हिस्ट्री लिए हुए आपने देखा कि एलोपैथ में किडनी रिलेटेड कोई पेशेंट होता है तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या चलाते हैं, डायूरेटिक्स चलाते हैं या फिर बाकी की कोई चीज़ें चलाते हैं। तो उसी को ही फॉलो करते हुए हमारे आयुर्वेद में भी क्या ट्रेंड होता है कि चलो किडनी से रिलेटेड कोई पेशेंट आया तो उसे गोक्षुर दे दो या फिर कोई भी मूत्रल औषधि उसे दे दो, जो कि गलत है। ठीक है, हमें क्या करना है, जब तक हम उसके पाचन पे काम नहीं करेंगे यानी कि उसकी अग्नि पे काम नहीं करेंगे तब तक उसकी रक्त धातु अच्छी नहीं होगी, तब तक उसकी मेद धातु भी अच्छी नहीं होगी, और जब तक उसकी रक्त और मेद धातु अच्छी नहीं होगी तब तक आप उसके वृक्क यानी कि उसकी किडनी को भी ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें इन स्रोतसों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और स्रोतसों की बेसिक नॉलेज के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए स्रोतसों के जो मूल बताए जा रहे हैं
जैसे यहाँ पे इन्होंने वृक्क बता दिया, तो वृक्क का मतलब क्या है? वृक्क का मतलब क्या? हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट जो कि क्या है कि रक्त और मेद के प्रसाद भाग से बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वपावहन। वपावहन यानी कि क्या? तो जब वपावहन के बारे में हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली हमें कॉलेज में क्या बता दिया जाता है कि वपावहन मतलब कि ओमेंटम, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी टीका देखेंगे तो उन्होंने क्या बोला है? वपावहनम वपा उदरस्था स्निग्ध वर्तिका याम आहु जना तेल वर्तिके इति, यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि उदर का ऐसा वाला पार्ट जो कि स्निग्ध होता है, ठीक है। तो एक तरीके से ओमेंटम को भी हम देखते हैं कि वो भी फैट वगैरह से बने रहता है, इसीलिए ट्रांसलेशन वाली बुक में वपावहन से ओमेंटम लेने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसके मूल की। अब हमने मेदवह स्रोतस का मूल तो पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि मेदवह स्रोतस की अगर दुष्टि होती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने क्या करा कि मिथ्या आहार विहार करा, यानी कि उसने डिफरेंट तरीके के हेतुओं का सेवन करा, तो ऐसे कौन से सिम्टम होंगे जिससे कि हम ये समझेंगे कि उसकी मेद धातु या फिर मेदवह स्रोतस जो है वो दूषित हुआ है। तो इसके लिए आप देखिएगा चरक सूत्र 28वां अध्याय श्लोक नंबर 15, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या बताया है? मेदः संश्रयातु प्रचक्षमहे निंदितानि प्रमेहाणां पूर्वरूपाणि यानि च, यानी कि क्या कह रहे हैं? जब ये कुपित दोष यानी कि निदान सेवन से कुपित हुए दोष मेद में जाकर के आश्रय करते हैं, ठीक है, यानी कि मेद धातु में जाकर के आश्रित होते हैं, मेद वह स्रोतस में जाकर के आश्रित होते हैं, तो हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? निंदितानि प्रमेहाणाम पूर्व रूपाणी यानी च, यानी कि निंदितानि प्रमेय के पूर्व रूप, ठीक है, प्रमेय के पूर्व रूप, और अष्टनिंदनीय अध्याय में जो लक्षण बताए गए हैं वो मिलते हैं, ठीक है। इतना हम ट्रांसलेशन से पढ़े रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगी कि टीका पढ़ने का हमें बेनिफिट क्यों होता है। अब जैसे कि हिंदी ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मेदवह स्रोतस की दृष्टि होने पर क्या होगा? प्रमेय के पूर्व रूप आएंगे, और अष्टनिंदनीय अध्याय में जो जो सिम्टम बताए गए हैं वो आएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रमेय के पूर्व रूप में तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें उनसे क्या लेना है और कौन सा सिम्टम हमें नहीं लेना है। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे प्रमेय के पूर्व रूप, ठीक है। तो एक मिनट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मेद वह स्रोतस या फिर मेद की दृष्टि होती है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है? प्रमेय के पूर्व रूप आते हैं, ऐसा हमने हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ा है, ठीक है। अब टीका पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या लेना है उससे, कि प्रमेय के पूर्व रूप तो बोल दिया, लेकिन प्रमेय के पूर्व रूप में हमें क्या लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे प्रमेय के पूर्व रूप, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मेद व स्रोतस की दृष्टि से होने वाले रोगों की जो टीका दी है उसको। तो प्रमेय के पूर्व रूप देखने के लिए आप निकालिए चरक निदान का 4था अध्याय और उसका 47 नंबर का श्लोक। तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं? त्रयः तु खलु दोषा प्रकोपिता प्रमेहान अभिनिवर्तयति इष्यन्तः इमानि पूर्व रूपाणि दर्शयन्ति तद्यथा जटिली भावम केशेषु, यानी कि क्या हमारे जो केश हैं उनमें क्या आ जाएगा? जटिली भाव आ जाएगा, यानी कि जटाएं हो जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो बाबा वगैरह होते हैं या जो बहुत लंबे टाइम तक कॉम्ब नहीं करते हैं अपने बालों को, तो उनके जो हेयर्स होते हैं उनमें जटिलता आ जाती है, ठीक है। तो केशों में क्या आ जाएगा? जटिली भाव होना, ये है प्रमेय का पूर्व रूप, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने सेकंड जो पूर्व रूप बताया है वो क्या बताया है? माधुर्यम आस्यश, यानी कि मुख के स्वाद का मीठा हो जाना, ठीक है। तीसरा उन्होंने जो पूर्व रूप बताया है वो बताया है कर पादयो सुप्तता दाहो, यानी कि हाथ और पैरों में सुप्तता यानी कि शून्यपन होना,
और दाह होना। इसके अलावा एक और पूर्व रूप क्या बताया है उन्होंने, मुख तालु कंठ शोषम, यानी कि मुख का, तालु का और कंठ में शोष होना, यानी कि इनका सूखना। जैसे पेशेंट आकर के आपसे बोलेगा कि मेरा गला सूखा रहता है, मुंह सूखा रहता है, ठीक है। फिर क्या है पूर्व रूप, एक पिपासा, आलस्य, मलकाये, यानी कि शरीर में मल की उत्पत्ति होना। मल की उत्पत्ति होना यानी कि ज़्यादा मलों की उत्पत्ति होगी। जैसे कि सिंपली आपको पता है कि हमारे नोज़ में जो मल रहता है, ठीक है, हमारे ईयर में जो सिंपली वैक्स रहता है, तो ये क्या रहते हैं, नॉर्मल अमाउंट में रहते हैं तो वो ठीक है। अगर उनके अमाउंट में ज़्यादा हो रहे हैं तो वो विकृति आएगी, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, काय छिद्रेशु उपदेहम, यानी कि हमारे ये जो शरीर के जितने भी छिद्र हैं, जैसे हमारे नोज़ का हो गया, ईयर का छिद्र हो गया, इन सब का क्या रहना, मल से लिप्त रहना। फिर क्या कह रहे हैं, परिदाहम सुप्तिताम च अंगेशु, यानी कि हमारे जो अंग हैं उनमें भी सुप्तता और दाह होना। पहले तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि कर पादयो सुप्तता दाहो, यानी कि हाथ और पैरों में सुन्नपन और दाह होना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि अंगों में सुप्तता और दाह होना। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, षडपथ पिपीलिकाभीष्ट शरीर मूत्र अभिशरणम, यानी कि वो जो मूत्र त्याग करेगा उसमें क्या होगा, चींटियाँ लगेंगी, ठीक है। मूत्र दोषान विश्रम शरीर गंधम, उसके शरीर से क्या आएगी, स्मेल आएगी। फिर निंद्रा रहेगी, तंद्रा रहेगी। ये सारे क्या होते हैं, प्रमेह के पूर्व रूप होते हैं। अब आप वापस से आइएगा चरक सूत्र 28वां अध्याय, ठीक है, जहाँ पे 28वां अध्याय और उसका श्लोक नंबर 15। अब हम देखेंगे इसकी टीका। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि निंदितानि प्रमेय रूपाणी इति केस जटिलत्वात् आदिनी। क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमने जो निंदितानि प्रमेयाणाम पूर्व रूपाणी बोला है, उसमें हमें प्रमेय के कौन से पूर्व रूप लेने हैं, केस जटिलत्वानि, यानी कि केशों में जटिलता होना, ये वाला लेना है। इसके अलावा ना तो आश्य वैरस्यम मधुरत्व आदिनी। क्या कह रहे हैं, हमें केशों में जटिलता होना, आलस्य होना, हाथ पैरों में दाह होना, ये वाले पूर्व रूप तो लेने हैं, लेकिन हमें आश्य वैरस्य ये वाला पूर्व रूप उसका नहीं लेना है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये निंदितानी जो हमने शब्द बोला है, ये निंदितानी शब्द जो है, जो हम चरक सूत्र 21वें अध्याय में अति स्थूल व्यक्ति के जो दोष पढ़ते हैं, ठीक है, अति स्थूल व्यक्ति के जो हम 8 दोष पढ़ते हैं, उनसे हमें लेना है। यानी कि क्या, अगर आपके पास कोई व्यक्ति सिम्टम लेकर के आ रहा है कि मेरे हाथ पैरों में जलन रहती है, मेरे हाथ पैरों में सुन्नपन रहता है, या फिर वो कह रहा है मुझे नींद सी आती है, आलस्य रहता है, प्यास ज़्यादा लगती है, मेरा मुंह वगैरह सूखता है, ठीक है, तो ये क्या है, मेद धातु की दुष्टि के लक्षण हैं, ठीक है। मेद वह स्रोतस की दुष्टि के लक्षण हैं। आप उसका ये सिम्टम देखते हुए कि अरे कि इसका तो गला सूख रहा है, प्यास इसको ज़्यादा रख रही है, डायरेक्ट आप उसे डायबिटीज़ नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि सिंपल उसमें मेद धातु की दुष्टि हुई हो और आप उसकी मेद धातु दुष्टि की चिकित्सा करें और वो वैसे ही ठीक हो जाए, बजाय इसके कि पेशेंट अपनी रिपोर्ट्स लेकर के आ रहा है शुगर की, HbA1c की, और उसको देखिए आप क्या कर रहे हैं, अपने में जो डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन चलाई जाती हैं, आपने में तो वैसे डायबिटीज़ के लिए कुछ होती नहीं है, लेकिन जो सो कॉल्ड डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन रहती हैं, जैसे बोल दिया जाता है कि मधुमेह कुसुमाकर रस दे दो, बसंत कुसुमाकर रस दे दो, ठीक है, चंद्र प्रभावटी दे दो, शिलाजीत दे दो, ठीक है, ये जो मेडिसिन्स हैं, या फिर हरिद्रा वगैरह दे दो, मेथी वगैरह दे दो, या फिर जो BGR 32 आती है एमिल कंपनी की, ठीक है, ये मेडिसिन दे दो। तो आपको क्या करना है, आपको वो नहीं करना है, पेशेंट की रिपोर्ट नहीं देखनी है, आपको पेशेंट के सिम्टम्स देखने हैं। हो सकता है कि पेशेंट अपने सिम्टम्स जो है वो सिर्फ प्रमेह के पूर्व रूप के ही बता रहा हो, ठीक है, या कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट अपना लेकर के तो अपने शुगर की रिपोर्ट आता है, लेकिन उसमें सिम्टम उसके सारे होते हैं GIT से रिलेटेड, जैसे कि उसका पेट साफ़ नहीं हो रहा होगा, गैस उसे बन रही होगी, ठीक है, आम मल होगा उसकी बॉडी में। तो हमें क्या करना है, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं
उनको हमें ट्रीट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, पेशेंट की आयुर्वेद के तरीके से हिस्ट्री लेनी है, उसके हेतु निकालने हैं। हेतु निकाल करके ये देखना है कि हेतुओं से कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है और जो दोष प्रकोपित हुआ है उसका बल क्या है, ठीक है। वो ज़्यादा बल वाला है या फिर कम बल वाला है। अगर ज़्यादा बल वाला होगा तो हम शोधन करेंगे, नहीं तो हम शमन चिकित्सा करेंगे। और शमन चिकित्सा में भी हम क्या करेंगे, हेतु के गुणों के विपरीत चिकित्सा करेंगे। अब मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया और उसने क्या करा है बहुत ज़्यादा ठंडी आइसक्रीम उसने ली है, फ्रिज की उसने कोल्ड ड्रिंक पी है, ठीक है, या फिर वो रहता भी बहुत ठंडी जगहों में, ठंडे पानी से वो नहाया है, ठीक है। तो उसने क्या करा है, और वो आपके पास कंप्लेन लेकर के आया है दर्द की, ठीक है। आपने उसकी हिस्ट्री ली तो उसने ये हेतु बताए कि मैं आइसक्रीम खाता हूँ, मैं फिर कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, फिर मैं जा कर के ठंडे पानी से नहाता हूँ। तो सारे गुण हमें कौन से मिले, शीत गुण वाले मिले, ठीक है। और पेशेंट ने क्या बोला कि मुझे बॉडी में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दर्द हो रहा है यानी कि वात दोष है, ठीक है। बाकी हमने उसकी जब हिस्ट्री ली तो उससे हमें क्या पता चला, उसने सारे शीत गुणों का सेवन करा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके वात का जो इम्बैलेंस हुआ है वो हुआ है शीत गुण से। तो सिंपल आपको उसकी चिकित्सा क्या करनी है, शीत के अपोजिट आपको उष्ण चिकित्सा उसे दे देनी है, ठीक है। बजाय इसके कि आप उसकी अदर इन्वेस्टिगेशन कराने लगे या फिर ये सोचें कि पेशेंट को न जाने किस वजह से दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमें जब पेशेंट आता है तो उसकी रिपोर्ट्स ना देखते हुए सबसे पहले उसको आयुर्वेदिक तरीके से उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि एक्चुअल में उसे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अभी जैसे हम मेद धातु या फिर मेद व स्रोतस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमने क्या बोला कि जब मेद धातु की दृष्टि होती है तो हमें प्रमेय के पूर्व रूप मिलते हैं और अष्टनिंदनीय अध्याय में जो अति स्थूल के 8 दोष कहे गए हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अष्टनिंदनीय अध्याय में उन्होंने अति स्थूल के क्या क्या दोष बताए हैं। तो उसके लिए आप निकालिएगा चरक सूत्र 21वां अध्याय और चौथा 4th नंबर का श्लोक, ठीक है। चरक सूत्र 21वां अध्याय और श्लोक नंबर 4। इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा है, अति स्थूलस्य तावत आयुषो ह्रास, यानी कि जो अति स्थूल होता है उसकी आयु का ह्रास हो जाता है, यानी कि उसकी आयु जो होती है वो कम होने लगती है। जब उपरोध हो यानी कि क्या, वो टाइम से पहले ही बूढ़ा दिखने लगेगा। कृच्छ व्यवायता यानी कि क्या, उसे फिज़िकल होने में यानी कि क्या, उसे सेक्सुअली एक्टिव होने में प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा क्या है, दौर्बल्यम यानी कि दुर्बलता रहेगी उसे। दौर्गंध्यम यानी कि क्या, उसके शरीर में वो क्या कंप्लेन बोलेगा कि मुझे स्मेल आती है अपनी बॉडी से, या फिर दूसरों को उसकी बॉडी से स्मेल आती है। फिर क्या है, श्वेद अबाधा यानी कि क्या, उसको पसीना कम आ रहा होगा या फिर बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, ठीक है। क्षुध अति मात्रम यानी कि क्या, उसे भूख ज़्यादा लग रही होगी। पिपासा अति योगश्च इति भवन्ति अष्टौ दोषा, और प्यास उसे ज़्यादा लग रही होगी। तो ये क्या कहे गए हैं, 8 अति स्थूल व्यक्ति के दोष कहे गए हैं जो कि मेद धातु की दृष्टि होने पर या फिर मेद वह स्रोतस की दृष्टि होने पर हमें दिखाई देते हैं। अब आप ये सोचिए, कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है कि उसको सेक्सुअली एक्टिव होने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कपल आकर के गया था, उसमें क्या था कि जो हस्बैंड था वो, उसकी कंप्लेन ये थी कि मैम मेरी जो वाइफ़ है ये बिल्कुल भी फ़िज़िकल नहीं होती है, हमें 6 या 7 साल हो चुके हैं फ़िज़िकल हुए बिना, ठीक है। तो वो ये बोल रहे थे कि आप इनको कोई मेडिसिन दीजिए। तो जब मैंने फ़ीमेल से बात करी तो फ़ीमेल ने अपनी एक हिस्ट्री ये दी कि एक तो उसे बुखार रहता है, ठीक है,
उसे वीकनेस रहती है, इसीलिए उसका मन नहीं करता है। अब आप ये सोचिए, जब पेशेंट बोल रहा है कि मुझे बुखार रहता है यानी कि ज्वर है, तो ज्वर की जो उत्पत्ति होती है वो रस धातु की दृष्टि से होती है। तो आप ये सोचिए, जब उस बंदी की रस धातु की दृष्टि हो चुकी है, तो रस धातु के बाद जो उत्तरोत्तर धातुएं हैं, यानी कि रक्त हो गया, मांस हो गया, मेद हो गया, तो उसकी कहीं ना कहीं मेद धातु भी उसकी दूषित होगी ही। ठीक है, मेद धातु दूषित होगी तो क्या है कि कृच्छ व्यवहार्यता या फिर इसमें इसमें इंटरेस्ट ना होना, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। तो हमें क्या करना है कि सीधे ही पेशेंट अगर अपनी सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम ले करके आ रहा है, तो डायरेक्ट हमें उसे बाजीकरण द्रव्य नहीं देने हैं, उसकी हमें हिस्ट्री टेकिंग करनी है। और हिस्ट्री टेकिंग जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी रस धातु की दृष्टि तो नहीं है, रक्त की तो नहीं है, मांस की तो नहीं है, मेद की तो नहीं है, या फिर शुक्र की तो नहीं है। तो इस तरीके से हमें विचार करना होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लें कि मेद धातु के दूषित होने से या फिर मेद व स्रोतस के दूषित होने से क्या होता है, प्रमेय के पूर्व रूप होते हैं और अष्टनिंदनीय अध्याय में जो जो रोग बताए गए हैं वो होते हैं। तो क्या होता है, मोस्टली होता भी यही है कि हम हिंदी ट्रांसलेशन बस इतना पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, संहिताएं पढ़ते समय हमें ऐसा नहीं करना है। आचार्यों ने जो बोला है उसको वहाँ पे जा कर के देखना है, क्योंकि संहिताओं की पद्धति ऐसी है कि उसमें उन्होंने कुछ पाठ जो है सूत्री स्थान में, तो कुछ चीज़ें उन्होंने विमान में, कुछ निदान में, कुछ किसी चैप्टर में, इस तरीके से दी हुई है। तो वो जो स्कैटर्ड फॉर्म में है चीज़ें, उनको हमें एक जगह कंपाइल करना आना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये देख लें कि हाँ, मेद धातु में दृष्टि होने से प्रमेय के पूर्व रूप आते हैं और अष्टनिंदनीय अध्याय में जो जो व्याधियाँ बताई गई हैं वो होती हैं, और बस पन्ना पलट दें। आपको क्या करना है, उसको पढ़ने के साथ साथ उसी समय जा कर के प्रमेय के पूर्व रूप देखने हैं, और जा कर के अष्टनिंदनीय अध्याय में अति स्थूल के जो 8 दोष बताए हैं वो देखना है। आपने देखा भी होगा, कई बार पेशेंट आता है, सिर्फ उसकी कंप्लेन होती है कि उसे वीकनेस लग रही है, यानी कि दुर्बलता लग रही है उसे। तो दौर्बल्य किस में आया है, हमारे अति स्थूल के जो दोष हैं उसमें आया है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई आपके पास अति स्थूल पेशेंट नहीं भी है, लेकिन फिर भी वो दुर्बलता की कंप्लेन कर रही है या फिर वीकनेस की कंप्लेन कर रही है, तो आपको उसकी मेद धातु दृष्टि का या फिर मेद व स्रोतस की दृष्टि का विचार करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी मेद व स्रोतस के मूल की। मेद व स्रोतस की दृष्टि होने पर क्या क्या सिम्टम्स बॉडी में आएंगे उसकी। अब हम देखेंगे कि मेद व स्रोतस जो होता है उसमें दृष्टि होने के उसके क्या क्या हेतु होते हैं, यानी कि कौन से ऐसे हेतु हैं जिनका सेवन पेशेंट करेगा तो जिससे उसके मेद व स्रोतस में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे चरक विमान 5वां अध्याय श्लोक नंबर 16। ठीक है, तो वहाँ पे हमें बताया है मेद व स्रोतस की दृष्टि के हेतु। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है प्रमेय के पूर्व रूप लेकर के या फिर अति स्थूल के 8 दोष लेकर के, तो अगर आपने मेद व स्रोतस नहीं पढ़ा होगा, मेद व स्रोतस दृष्टि के हेतु नहीं पढ़े होंगे, तो आप उसके हेतु कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, पेशेंट तो आकर के आपको अपनी सारी हिस्ट्री दे देगा, आप उससे पूछोगे तो, लेकिन आप उसके हेतु तब निकाल पाओगे जब आपने संहिताओं से हेतुओं का अध्ययन करा होगा। अब जैसे मान लीजिए आपके ओपीडी में कोई पेशेंट आता है और बोलता है कि मुझे ना डॉक्टर साहब बहुत वीकनेस रहती है और मेरे हाथ पैरों में क्या रहता है, सुन्नपन रहता है और इनसे बहुत जलन भी होती है, आग भी निकलती है। ठीक है, सिंपली अगर उसने ये कहा, ठीक है, फिर आप उससे क्या करेंगे, उससे पूछेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें करता है, क्या हेतुओं का सेवन करता है, तो धीरे धीरे करके पेशेंट बताएगा। अगर पेशेंट ने ये बोला कि मैं तीखा ज़्यादा खाता हूँ या फिर चाय ज़्यादा पीता हूँ, गर्म चीज़ें ज़्यादा लेता हूँ, तो वो तो सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है कि उसने पित्त दोष को दूषित करने वाली चीज़ें ली हैं, तो इस वजह से उसे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, बर्निंग का तो चलो हमारा हो गया, लेकिन उसको जो वीकनेस है, जो सुन्नपन है, उसका क्या कारण हो सकता है, तो वो हम तब जान सकते हैं जब हमने मेदो व स्रोतस की दृष्टि के लक्षण पढ़े हों और मेदो व स्रोतस की दृष्टि के हेतु पढ़े हों। अब जैसे कि पेशेंट से आप पूछेंगे आप व्यायाम करते हो,
तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं करता हूँ। फिर आप जैसे उससे पूछोगे कि दिन में सोते हो क्या आप, तो वो बोलेगा हाँ मैं दिन में सोता हूँ। तो यही सारे निदान जो हैं वो क्या है, मेदो वह स्रोतस की दृष्टि के हैं। जैसे कि श्लोक नंबर 16 देखिएगा, चरक विमान 5 में क्या कह रहे हैं, अव्यायामात दिवा स्वप्नात् मेद्यानाम च अधिभक्षणात् मेदो वाहिनी दुष्यंती वारुण्याश्च अति सेवनात्, यानी कि अव्यायामात यानी कि व्यायाम ना करना। ठीक है, आजकल आप देखिए कि ये किडनी फेलियर के पेशेंट इतने ज़्यादा क्यों हो गए हैं। ठीक है, उसके पीछे एक कारण क्या है, अव्यायाम। ठीक है, यानी कि लोग क्या करते हैं आजकल, व्यायाम नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो गलत तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दिवा स्वप्नात्। दिवा स्वप्न यानी कि क्या, दिवा स्वप्न का मतलब सिर्फ दिन में सोना नहीं है। दिवा स्वप्न का मतलब है कि सनराइज़ होने के बाद आप जितना भी सोएंगे वो आपका दिवा स्वप्न में काउंट होगा। ठीक है, मान लीजिए कि सनराइज़ जो हो रहा है वो हो रहा है 6 बजे। ठीक है, और आप उठ रहे हैं 8 बजे, तो यानी कि आपने 2 घंटे का दिवा स्वप्न कर लिया है। ठीक है, और आजकल आप देखेंगे या फिर हम में से भी बहुत से लोग होंगे जो कि दिवा स्वप्न कर रहे होंगे। हम पर्टिकुलर दिन में तो नहीं सो रहे होंगे, लेकिन सुबह हम सनराइज़ होने के बाद ही उठ रहे होंगे। ठीक है, तो सनराइज़ होने के जितनी देर बाद तक हम सोते रहते हैं वो सारा आता है हमारे दिवा स्वप्न में। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, मेद्या नाम च अति भक्षणात्, यानी कि क्या, मेद धातु को दूषित करने वाले आहारों का अति सेवन करना। अब जैसे मेद को कौन दूषित करेगा, जैसे कि फास्ट फूड हो गया। ठीक है, या फिर अति स्निग्ध चीज़ें हो गई, वो क्या करेंगी, मेद धातु को दूषित करेंगी। तो उनका अगर किसी ने अति सेवन करा तो ये भी क्या करेगा, मेद वह स्रोतस को दूषित करेगा। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, वारुण्याश्च अति सेवनात्। वारुणी क्या होती है, एक प्रकार की मद्य होती है। ठीक है, अगर कोई उसका ज़्यादा सेवन कर रहा है तो उससे भी क्या होगा, उसके मेदो वह स्रोतस की दुष्टि होगी। तो यहाँ तक हमने देखा, मेदो वह स्रोतस का मूल देखा, मेदो वह स्रोतस की दुष्टि के हेतु हमने देखे, जिसमें कि अव्यायाम देखा हमने, दिवा स्वप्न देखा। ठीक है, वारुणी का अधिक सेवन देखा। अब इन सब चीज़ों का सेवन करने से उसके दूषित होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं ये भी हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसकी चिकित्सा की। तो चिकित्सा जब हम देखते हैं तो उसके लिए अगेन हमें देखना पड़ेगा चरक सूत्र 28वां अध्याय श्लोक नंबर 26। वहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, अष्टौ निंदिती के अध्याये मेदोजानाम चिकित्सितम, यानी कि अष्ट निंदनीय अध्याय में हमने जो चिकित्सा बताई है, ठीक है, वही क्या है कि मेदोगत रोगों की चिकित्सा है, यानी कि मेद वह स्रोतस दुष्टि की चिकित्सा भी वही है। तो सिंपल जब आप यहाँ जाएंगे अष्टनिंदनीय अध्याय में तो वहाँ पे उन्होंने जो चिकित्सा बताई है, वहाँ पे उन्होंने सिंपल एक चिकित्सा सूत्र दिया है, ये अति कृश का और अति स्थूल का। तो सिंपली उन्होंने क्या बताया है, गुरु अपतर्पण और लघु संतर्पण, यानी कि आप ये समझिए अगर मेद धातु की दुष्टि हो रही है या फिर मेद वह स्रोतस की दुष्टि किसी व्यक्ति में हो रही है तो उसमें हमें 2 कंडीशन मिलेगी, या तो हमें पेशेंट अति स्थूल का मिल सकता है या फिर अति कृश का मिल सकता है। ठीक है, तो अगर अति स्थूल मिल रहा है तो वहाँ पे हमें कैसे विचार करना है, गुरु अपतर्पण करना है। ठीक है, और अगर हमें कृश मिल रहा है तो हमें क्या करना है, लघु संतर्पण, इस तरीके से उसकी चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से चिकित्सा सूत्र हमने देख लिया मेद वह स्रोतस की दुष्टि का। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमें शास्त्र को क्या होता है, पढ़ना होता है। कुछ चीज़ें हमें सूत्र में मिलेंगी, कुछ विमान में, कुछ शारीर में। तो इस तरीके से हमें हर जगह से चीज़ों को निकाल करके पढ़ना चाहिए। और ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी कि ये चीज़ हमें विमान में दी है, सूत्र में दी है, तो ये चीज़ें हम जब टीका पढ़ते हैं तो टीका में ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं नीचे। ठीक है, तो ये चीज़ें ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका धीरे धीरे करके टीका पढ़ने में भी इंटरेस्ट डेवलप हो। पहले तो आप सिंपल संहिता पढ़ने में ही इंटरेस्ट डेवलप कीजिए,
उसके बाद जब आपका हिंदी पढ़ना आपका इंटरेस्ट आ जाएगा अच्छे से, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, संस्कृत के टीका पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीका पढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छी संस्कृत आनी चाहिए। मुझे भी कोई बहुत अच्छी संस्कृत नहीं आती है, लेकिन यह है कि जब आप टीका पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा करके जब आप पढ़ते हैं तो चीज़ें आपकी क्लियर होने लगती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मेद वह स्रोतस के बाद अस्ति वह स्रोतस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अस्ति वह स्रोतस का हम मूल देखेंगे, वो देखेंगे हम चरक विमान 5वें अध्याय में। तो चरक विमान 5वां अध्याय निकालिएगा। उसमें हमें क्या बताया है, अस्ति वह स्रोतस का मूल, अस्ति वहानाम स्रोतसाम मेदो मूलम जघनम च, यानी कि मेद और जघन उसका क्या है, मूल कहे गए हैं। अब मेद यानी कि क्या, हमारी मेद धातु, ठीक है, या फिर मेदो वह स्रोतस। इसके अलावा क्या है, जघन, ठीक है, ये क्या कहे गए हैं उसके, ये क्या कहे गए हैं उसके मूल कहे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अस्ति वह स्रोतस की दृष्टि किससे होती है, तो श्लोक नंबर 17 देखिएगा, चरक विमान 5 का ही। क्या कह रहे हैं, व्यायामात अति संशोभात अस्तानाम अति विघट्टनात्, यानी कि अति मात्रा में व्यायाम करने से। अब देखिए, बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करेंगे तो मेदो वह स्रोतस की दृष्टि होगी, अगर बहुत ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो अस्ति वह स्रोतस की दृष्टि हो जाएगी। इसीलिए संहिताकारों ने क्या बोला है कि व्यायाम जो है एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए, और वो लिमिटेड अमाउंट क्या है, अर्धशक्ति व्यायाम। ठीक है, और ये अर्धशक्ति व्यायाम का कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ पढ़ा, संहिताओं में, इसीलिए संहिता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या कह रहे हैं, अति संशोभात। अति संशोभात यानी कि एक तरीके से ऐसे काम करना जिससे कि बॉडी में संक्षोभ उत्पन्न हो। संक्षोभ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम करना जिससे कि बॉडी में दुख हो, दर्द हो या फिर पीड़ा हो, इस तरीके की चीज़ें करना। अस्थानाम अति विघट्टनात्, ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे कि अस्थियों का आपस में विघटन होता हो, यानी कि वो आपस में टकराती हों। फिर क्या कह रहे हैं, अस्ति वाहिनी दुष्यंती वातला नाम च सेवनात्, यानी कि वातल चीज़ों का अगर हम सेवन करेंगे, यानी कि वात को दूषित करने वाली चीज़ों का अगर आपने सेवन करा तो उससे क्या होगा, आपके अस्ति वह स्रोतस की दुष्टि होगी। अब वात को दूषित करने वाली चीज़ें कौन सी हैं, जैसे हम बोलते हैं रूक्ष चीज़ों का सेवन। अब रूक्ष चीज़ों में क्या आ जाता है, भुने हुए चने आ गए, ठीक है, या फिर अगर कोई पेशेंट क्या कर रहा है, बिल्कुल भी घृत का सेवन नहीं कर रहा है, बॉयल खाना खाते जा रहा है, दूध नहीं ले रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो सारे के सारे वात दोष को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करेगा। ठीक है, वातल चीज़ों का सेवन करेगा, रात्रि जागरण कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, उसके अस्ति वह स्रोतस को दूषित करेंगी। ठीक है, अब देखिए इन हेतुओं का हमें फ़ायदा क्यों मिलता है, अब ये आपको अभी पता चलेगा जब हम देखेंगे अस्ति वह स्रोतस की दृष्टि से होने वाले रोगों के बारे में। तो उन्होंने क्या बोला है, अधि अस्ति दंतौ, यानी कि अस्थि के नीचे अस्थि आ जाना, अस्थि के नीचे अस्थि आ जाना, यानी कि कैल्केनियम स्पर। ठीक है, कैल्केनियम स्पर में क्या होता है, एक नई हड्डी, बोलते हैं ना कि हड्डी बढ़ गई है, ग्रोथ आ गई है, तो वो क्या है, अधि अस्थि ही तो है, अस्थि के नीचे एक और अस्थि आ जाना। ठीक है, अधिदंत, अधिदंत यानी कि क्या, आपने देखा होगा कि किसी बच्चे में या फिर बड़ों में भी क्या होता है, एक दांत होता है और उसके ऊपर से दूसरा दांत निकल रहा होता है, तो उसे क्या कहेंगे, अधिदंत। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, दंत अस्थि भेद शूलम, यानी कि दांत में और अस्थि में भेदनवत शूल होना। ठीक है, अस्थियों में शूल होना, जैसे पेशेंट अगर आपके पास आकर के कह रहा है कि डॉक्टर साहब मेरी तो ना हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, ठीक है, तो हड्डियों में दर्द रहता है उसने बोला, तो आपको ये तो समझ आ गया कि वात दोष इसकी प्रकोपित है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या विचार करना है कि हड्डियों में दर्द होना, अस्थियों में दर्द होना या फिर दांत में दर्द होना, ये क्या है,
अस्थि वह स्रोतस और अस्थि धातु की दृष्टि को इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए आपको क्या करना है, पेशेंट की हिस्ट्री लेते टाइम ये पूछना है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं करते हो ना, ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ों का तो घी वगैरह खाते हो नहीं खाते हो, दूध लेते हो कि नहीं लेते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, विवर्णिता। विवर्णिता यानी कि क्या, जो डिस्कलरेशन हो जाता है। अब विवर्णिता को हम कैसे समझ सकते हैं, आप देखते होंगे कि फेस में नॉर्मल कुछ झाइयाँ टाइप की आ गई या फिर कलर कुछ चेंज हो गया हमारी स्किन का, तो वो विवर्णिता, ठीक है। तो ये भी किसकी वजह से होती है, अस्थि धातु की दृष्टि से, ठीक है। अब अगर आप अस्थि मतलब सिर्फ बोन समझेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि यार अस्थि धातु की दृष्टि होने से विवर्णिता क्यों आ रही है, अस्थि धातु की दृष्टि होने से विवर्णिता क्यों आ रही है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, अस्थि से बोन ना लेकर के अस्थि से अस्थि धातु लेना है, ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि बोन को हम एक छोटे मोटे टर्म में समझने के लिए ले सकते हैं, लेकिन अस्थि का मतलब सिर्फ बोन होगा ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, केश लोम नख श्रमशु दोषाश्च अस्थि प्रतोषजा, यानी कि हमारे केश हो गए, लोम हो गए, नख हो गए, श्रमशु यानी कि हमारी दाढ़ी हो गई, इनमें अगर कोई दोष उत्पन्न हो रहा है तो वो भी क्या होगा, अस्थि वह स्रोतस या फिर अस्थि धातु को, अस्थि धातु की विकृति को डिनोट करेगा। अब आप ये सोचिए, आपके पास कोई पेशेंट आती है और बोलती है कि डॉक्टर साहब मुझे ना हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि वो अपनी हेयर से रिलेटेड कंप्लेन आपको बता रही है, तो आपका दिमाग सीधे कहाँ जाएगा कि अच्छा हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो चलो हम इसे कोई ऑयल दे देते हैं, आंवला दे देते हैं, भृंगराज दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने संहिता पढ़ी होगी तो आप क्या करोगे, आप उसके अस्थि वह स्रोतस पे भी जाओगे, ये भी देखोगे कि वो अस्थि वह स्रोतस को दूषित करने वाली कोई चीज़ें तो नहीं कर रही है, ज़्यादा व्यायाम कर रही हो या फिर कोई ऐसी चीज़ ले रही हो जो कि वात को दूषित करने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से श्रमशु नख, नख यानी कि आप देखते होंगे बहुत से पेशेंट आके क्या कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे नाखून ना बार बार टूट जाते हैं या फिर ये बहुत वैसे रहते हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या करना है, अस्थि धातु का या फिर अस्थि वह स्रोतस का विचार करना ही करना है, ठीक है। इसी तरीके से केश की अगर बात चल रही है तो केश की बात जब चलती है तो उस टाइम पे हमें रसवह स्रोतस को भी लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि जब हमने रसवह स्रोतस की दृष्टि देखी थी कि उसकी दृष्टि से कौन से लक्षण होते हैं, तो उसमें क्या आया था, अकालम वलय पलितानी च, वलय पलितानी यानी कि क्या, बालों का पकना, ठीक है। तो यानी कि बालों से रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन लेकर के आ रहा है तो ऐसा नहीं कि पेशेंट हमारे पास आया और हमने उसे ऑयल दे दिया या फिर बोल दिया कि ये लो आंवला चूरन खा लो या फिर भृंगराज आसव दे दिया या फिर सिंपली नशे करने के लिए बोल दिया। हमें क्या करना है, उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो क्या क्या हेतु कर रही है उसके अकॉर्डिंग फिर हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ठीक है। अब हमने अस्थि वह स्रोतस की मूल भी पढ़ लिया, अस्थि वह स्रोतस की दृष्टि के हेतु भी पढ़ लिए, और अस्थि वह स्रोतस में अगर दृष्टि हो रही है तो क्या सिम्टम आते हैं वो भी हमने देख लिए। अब हम देखेंगे इसकी चिकित्सा। तो क्या कह रहे हैं, अस्थि आश्रयाणाम व्याधीनाम पंचकर्माणि भेषजम बस्तयो क्षीर सर्पीषि तिक्त उपहितानी च, यानी कि क्या कह रहे हैं, अगर दोष जो है वो अस्थि धातु में आश्रित हैं या फिर अस्थि वह स्रोतस की दृष्टि कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पंचकर्म कराना है, ठीक है। अब जब आप इसकी टीका देखेंगे तो पंचकर्म मतलब उन्होंने क्या बोला है, पंचकर्म यानी कि हमें पेशेंट को बस्ती देनी है, और बस्ती भी किससे, तिक्त उपहितानी, क्षीर सर्पीसी तिक्त उपहितानी, यानी कि तिक्त द्रव्यों से युक्त हमें उसे क्षीर बस्ती देनी है, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग जब अपना केस प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं ऑनलाइन वेबिनार्स में तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम का कोई पेशेंट था और हमने उसमें क्या दी, तिक्त क्षीर बस्ती दी और उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, उनकी बातें देखा देखी सुन करके हम भी अपनी प्रैक्टिस में उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें ऐसा क्यों नहीं करना है,
क्योंकि तिक्त क्षीर वस्ती उसमें तभी रिजल्ट देगी जब उसके अस्थिभय स्रोतस की दृष्टि हुई होगी। अगर अस्थिभय स्रोतस की दृष्टि है ही नहीं तो आप हेयर फॉल के लिए या फिर हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कितनी ही उसे तिक्त क्षीर वस्ती दे दीजिए, उसमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा राहुल सर हैं या फिर धर्माधिकारी सर हैं, वो बार बार इसी चीज़ पे एम्फेसाइज़ करते हैं कि हमें चिकित्सा जो करनी है हेतुओं के अनुरूप करनी है। ऐसा नहीं कि केश की व्याधि है तो चलो आंवला दे दो, कुष्ठ है तो चलो कैशोर गुग्गुल दे दो या आरोग्य वर्धिनी वटी दे दो। हमें क्या करना है, पेशेंट हमारे पास आए, हमें उससे पूरा उसकी डिटेल्स लेनी है, वो क्या हेतु सेवन कर रहा है, उसके हेतु से उसका कौन सा दोष कुपित हुआ है, कौन सा स्रोतस कुपित हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हमें हेतु विपरीत चिकित्सा उसकी करनी है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल हम यहीं पे रुकेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, वरना हम क्लास को एंड करेंगे और इसके आगे की क्लास हम कल लेंगे। ठीक है। हेलो देखिए मैडम, विवर्णता कितनी अस्थिभय से कैसे होती है वो थोड़ा। मैम आप क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। मैडम वैभव ने जो लक्षण बोला है अस्थिभय की पुष्टि का, जी, वो नहीं देखना समझ। कि वैवर्ण्यता कैसे आएगी। जी मैम। देखिए इसमें अगर हम वो देखें ना, इसके हेतु देखें तो आपने देखा होगा कि कहीं पर भी विवर्ण्यता जो लेकर के आने का काम करता है, अगर हम व्यंग की संप्राप्ति पढ़ें या फिर किसी और विवर्ण्यता की बात करें तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है अगर कहीं पे विवर्ण्यता आ रही है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अस्थिभय स्रोतस को दूषित करने वाले हेतुओं का सेवन कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, वात को प्रकोपित करने वाली चीज़ों का सेवन कर रहा है। तो वात जब इम्बैलेंस होगी तो वो विवर्ण्यता लेकर के आएगी ही आएगी। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कहीं पे अगर विवर्ण्यता होती है तो सिंपली हम क्या देते हैं, या तो लेप देते हैं या फिर हम कोई ऑयल देते हैं। जैसे अगर किसी के विवर्ण्यता होती है, ब्लैक झाइयाँ वगैरह होती हैं, तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द जगह कुमकुम आदि तेल यूज़ करा जाता है और उससे रिज़ल्ट भी मिलता है। तो उससे रिज़ल्ट क्यों मिलता है, क्योंकि तेल जो है उसमें स्नेह गुण है, तो वो स्नेह गुण से क्या करेगा, वात का भी शमन करेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि उस विवर्ण्यता को वो दूर करता है। और आप देखेंगे भी जितने भी लोगों में विवर्ण्यता ये सिम्टम देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं वात को दूषित करने वाली चीज़ों का सेवन कर ही रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर वो वात को दूषित करने वाली चीज़ों का सेवन करेंगे तो वात को दूषित करने वाली चीज़ों से क्या होगा, अस्थिभय स्रोतस की दृष्टि होगी, और अस्थिभय स्रोतस दूषित होगा तो वो विवर्ण्यता क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वात का ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बाकी के दोषों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लेकिन ये बताने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि विवर्ण्यता अगर हमें कहीं पे दिखे तो हमें सिर्फ पित्त दोष का विचार नहीं करना है, हमें वात का भी विचार करना चाहिए। वहाँ पे क्यों करना चाहिए, क्योंकि अस्थिभय स्रोतस की दृष्टि के हेतु में बताया है कि अगर वातल चीज़ों का व्यक्ति सेवन कर रहा है तो उसके अस्थिभय स्रोतस की दृष्टि होगी, और अस्थिभय स्रोतस की दृष्टि के जब हम लक्षण देखते हैं तो उसमें विवर्ण्यता ये सिम्टम हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हमें क्या करना है, विवर्ण्यता कहीं पे मिल रही है तो सिर्फ पित्त शामक चिकित्सा ना करके वहाँ पे हमें वात पित्त शामक चिकित्सा इस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए। मैम क्लियर हो गया? हाँ मैम, थैंक यू। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं। किसी की और क्वेरी अगर कुछ रहेगी तो वो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।